हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट की कंटिन्यू क्लास आपकी चल रही है और आज हम लोग अगली वीडियो और अगला चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट में एसएसटी का। तो टॉपिक है हमारा अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अर्थात वो अशोक जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े, उसके मन में ऐसा क्या विचार आ गया कि युद्ध का त्याग कर दिया। आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक से समझते हैं। कहानी है एक रोशन के रुपए से। देखिए, एनसीईआरटी आपको बच्चों से जोड़ करके समझाती है कि आपका दिमाग बच्चे जैसा ही है और आपकी सोच भी बच्चे जैसी है, इसलिए आप चीज़ों को बढ़िया से समझो। जन्मदिन पर रोशन दादाजी से कड़क नोट मिले, उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसने एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था, बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? भाई गांधी जी तो समझ में आया, लेकिन ये शेर क्यों बने हैं? तो पहले मैं आपको जो है अशोक स्तंभ, इसके चित्रों से रूबरू करवाता हूँ। यह है हमारा अशोक स्तंभ का चित्र। ठीक है प्यारे साथियों, ध्यान से देखिए। नीचे आपको फूल दिखेगा, यहाँ आपको भैंसा, गेंडा, अशोक चक्र, और इसमें 4 सिंह हैं। 3 तो दिखते हैं, चौथा छिपा रहता है। आइए हम लोग अपने इस चैप्टर को आगे पढ़ते हुए चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में भी सारनाथ के विषय में पढ़ा था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। अभिलेख मतलब जो कुछ राजा लिखवाया करते थे। इसके पहले यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है या समझने की कोशिश करें, उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। अर्थात पहले जनपद, महाजनपद, फिर ये साम्राज्य का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। अब आप समझिएगा, चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य की। वंश किसको कहते हैं जानिए। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। आइए पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। समझिएगा, जो लाल बिंदु हैं वो शिलालेख मिले हैं अशोक के, जो काले बिंदु हैं वहाँ अशोक की क्या है? साम्राज्य की राजधानी है। जो बहुत सारे छोटे छोटे नगरों को दिखाया गया काले बिंदु से। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तो पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अभी मैं आपको मैप में समझाता हूँ। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते से जोड़ता था। मतलब अगर उज्जैन बीच में होगा तो ऊपर से नीचे आने जाने वाले को जोड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण करते, जानवरों का शिकार करते, जीविका चलाते। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के अपने क्रियाकलापों को करते थे। पहले तो आप इस मैप को अच्छे से समझिए। देखिए, इस मैप में दिखाया गया है लाल बिंदु अभिलेखों के लिए
और काला महत्वपूर्ण नगर। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको मैप समझाता हूँ। लंपक, कंधार, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, बापुर, मेरठ, यमपुरवा, रामपुरवा, लौरिया, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सारनाथ, रूपनाथ, सांची, पंगुरिया, गुज्जर, बाहरपुर, गिरनार, ठीक है, सोपारा, सन्नत, मस्की, ब्रह्मगिरी, येरगुड़ी, कलिंग, धौली, ठीक है। ये है आपका पाटलिपुत्र, ब्लैक में नगर। ये है उज्जैन, ये है तक्षशिला। महत्वपूर्ण नगर दिखाए गए हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया उज्जैन उत्तर और दक्षिण को जोड़ता था, और ये जो आपका तक्षशिला है ये दक्षिण पश्चिमी, जो उत्तर पश्चिमी मार्ग था, इसको जोड़ने का काम कर रहा था। अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा था, देखिए ये लिखा है कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया आने जाने वाले रास्ते को जोड़ता था। आइए आगे चलते हैं। भाषाएं, वो विभिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे है, अर्थात राज्य और साम्राज्य में डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों को भी जरूरत पड़ती थी। साम्राज्य का प्रशासन चलता कैसे था, आइए समझते हैं। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि वो राजधानी थी। इसका मतलब इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा क्या करता है, अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते, अधिकारी उनको सजा भी देते। इनमें से अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पे नजर रखते थे। आगे कह रहा है, इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। जो आपका तक्षशिला और उज्जैन है प्रांतीय राजधानी, वहाँ से कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, नदियों का नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो जो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है वो कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए संभव की संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। अब शब्द आया है नजराना, तो यह भी जान लेते हैं नजराना है क्या। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः लोगों से लिए जाते थे, जो वे स्वेच्छा से दिया करते थे। राजधानी में सम्राट के बारे में पढ़ते हैं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगस्थनीज किसका राजदूत था? पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगस्थनीज जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता। राजा सामंत हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनका खाना खाने से पहले खास नौकर खाने को चखता था। लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में राजा नहीं सोते थे।
आइए आगे चलते हैं। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में उसने क्या लिखा है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 64। 2 और 3 मंजिल वाले लकड़ी के घर कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर के नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। आइए, और अंत में जंगल में जो इलाके आते हैं वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि मर पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देंगे। अब है अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में तो मारे जाते हैं, अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैं धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। आगे कहता है, मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूं। मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म संस्कृत का शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। जैसे संस्कृत में धर्म है वैसे प्राकृतिक में इसे धम्म कहा जाता है। आगे चलते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध दिया गया है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। किसका? उड़ीसा का। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा खून खराबा देखकर युद्ध से तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी से राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इमेज। ये देख रहे कितना सुंदर इसको बनाया गया है, कितनी सुंदर नक्काशी हुई थी उस समय। देखिए, सोचिए क्या कारीगरी थी। अशोक के धम्म में आगे कह रहा है कि जो अशोक का धम्म है, किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें, और बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित वो बहुत हुए थे। ऐसे कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच में भी झगड़े हुआ करते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। तो लड़ाई झगड़ों या धर्म प्रचार के लिए किसकी नियुक्ति की? धम्म महामात्र एक अधिकारी था जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे, धर्म की शिक्षा देने का काम करते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों का निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे। तो आपसे पूछ लेगा, अशोक ने अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए कहाँ कहाँ दूत भेजे? तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। सोचो अशोक कितना समझदार राजा था, जानवरों की भी सुरक्षा की बात करता था। उनके लिए भी उसने क्या किया था, जो है व्यवस्था बनवाई थी। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के जब वो बीमार होते हैं तब बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। यह कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने वह ज़्यादा फलदायी होगी। वो अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? यह है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना।
अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि किसी को कोई अपने धर्म के बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है, वास्तव में वो अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज एक प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है, ये आपसे पूछ रहा है। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। लिपि में दिखा गया है आ अक्षर, यह आरंभिक ब्राह्मी, यह देवनागरी हिंदी, बांग्ला, मलयालम और तमिल में ऐसे लिखा जाता है। अन्यत्र की थोड़ी सी चर्चा हम आपसे करेंगे और अन्यत्र पर आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2000 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तर सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर दूरी पर इसकी निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, इसको भी जानना है। ये थे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक। पहले साथियों, मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।